आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी मानव जनन। क्या पढ़ना है? मानव जनन। सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन किसे कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, यानी वह प्रक्रम। क्या बताया जा रहा है कि जनन क्या होता है, तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा क्या होता है, अपने जैसे संतान में वृद्धि की जाती है या अपने जैसे संतान को उत्पन्न किया जाता है, वह क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब एक चीज आपको ये जानना है कि ये जो जनन है बेटा, ये जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है? अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आपको क्या होता है? लैंगिक जनन यानी ऐसा जनन क्रिया जिसमें दो विपरीत लिंगों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी वह दो विपरीत लिंग कौन होते हैं? नर और मादा, यानी मेल और फीमेल। और जो अलैंगिक जनन होते हैं, ये क्या होते हैं? इसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कुछ प्रक्रियाओं द्वारा, जैसे विखंडन क्रिया द्वारा या मुकुलन द्वारा या पुनर्जनन के द्वारा या खंडन या विखंडी जनन के द्वारा, बीजाणु निर्माण के द्वारा और कायिक परिवर्तन के द्वारा क्या होता है, अपने जैसे संतान क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ये जो है अलैंगिक जनन जो है मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसको डिटेल में नहीं बताना है। आप पिछला लेक्चर जो है, पहला जो चैप्टर बताया गया है उसको आप देख लेंगे, उसमें ये पूरा बता दिया गया है। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है? लैंगिक जनन के बारे में क्या करना है? अध्ययन। तो लैंगिक जनन में आपको बताया गया कि यह, यानी लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो ये वह प्रक्रम होता है जिसमें दो विपरीत लिंग, यानी दो विपरीत लिंग क्या, मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, और मेल और फीमेल मिलकर क्या करते हैं, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना? तो इसमें दो जो विपरीत लिंग होते हैं, एक होता है नर और दूसरा क्या होता है? मादा। जो नर होता है बेटा, जो नर होता है, नर में क्या होता है? नर युग्मज का निर्माण करता है। यानी नर में नर जनन अंग होता है और मादा में क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। और जो नर, जब ये दोनों मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है लैंगिक द्विरूपता। क्या बनता है? लैंगिक द्विरूपता। कहीं नोट कर लेना। देखो, बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, यानी मानव जनन, यानी मानव जनन में क्या होता है? मानव जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन क्रिया होता है। मानव जनन है, इसमें क्या होता है जी? लैंगिक जनन क्रिया होती है। मैंने बताया कि जनन क्रिया दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक होता है, दूसरा क्या होता है? अलैंगिक। और हम पढ़ क्या रहे हैं? मानव जनन। हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव जनन। तो मानव जनन में कौन सा क्रिया होता है? तो मानव जनन में जो है, अगर इसको हम पॉइंट वाइज लिख लें तो ऐसे मान लेते हैं कि पहला क्या होता है? मानव में जो है लैंगिक जनन क्रिया होता है। कौन सा होता है? लैंगिक जनन क्रिया होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा बताया गया कि मानव जो होता है वह एक लिंगी जीव होता है। क्या होता है? एक लिंगी जीव होता है। अब मानव जो है, यानी मानव जनन में जो है एक लिंगी है, तो उसमें जो है कि एक लिंगी का मतलब कि उसमें अगर जनन क्रिया होगी तो दो विपरीत लिंगों की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। एक इसकी, एक नर और दूसरा मादा, यानी एक मेल और एक फीमेल का। जो मेल होगा, यानी नर के अंदर जो है नर जनन अंग होता है। नर के अंदर क्या होता है? नर जनन अंग। और मादा के अंदर क्या होता है? मादा जनन अंग। जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। अब देखो, ये जो नर होता है, इसके अंदर क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक किसे कहते हैं? कोशिका कहते हैं। किसे कहते हैं? तो वह जो कोशिका होती है कौन होता है? यानी पुरुष में जो होता है, नर में जो होता है, वह नर का क्या होता है? स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है। मादा में जो है, मादा में मादा युग्मज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मादा युग्मज। अब मादा युग्मज क्या है? यानी मादा कोशिका क्या है? तो मादा कोशिका क्या है? उसमें जो
ओवम का निर्माण होता है, जो अंडाणु का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मादा युग्मज कहते हैं। और इसके बाद से तीसरा जो है जरायुज, जरायुज यानी इसको दूसरे नाम से जाना जाता है सजीव प्रजक। अब सजीव प्रजक होता क्या है? तो सजीव प्रजक कहा जाता है स्तन, यानी वे स्तनधारी जीव जो क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं और उसे स्तनपान भी कराते हैं। समझ में आ रहा था? यानी जो अपने बच्चे को दूध भी पिलाता हो और उसे जन्म भी देता हो। तो ये जो होता है, जो मानव होता है, ये क्या होता है? जरायुज होता है। क्या होता है? जरायुज होता है। क्योंकि जरायुज, अब देखो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो स्तनपान तो कराते हैं लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। जैसे दो का नाम मैंने बताया, एक यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटियस और एकिडना। ये क्या होते हैं? अंड प्रजक होते हैं, यानी ये बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। क्या करते हैं? अंडे देते हैं, लेकिन बच्चे को क्या करते हैं? स्तनपान का क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। ठीक ना? तो मानव क्या है? कैसा जीव है? तो सजीव प्रजक है, यानी स्तनधारी जीव है जो अपने बच्चे को जन्म भी देता है और उसे दूध पिलाने का कार्य भी करता है। अगला पॉइंट देखा जाए तो अगला होगा निषेचन क्रिया। अब इनमें जो है चौथा जो हो गया, ये क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। यहां लिख देते हैं चौथा क्या होगा? लाइजेशन। यानी इनमें क्या होता है? निषेचन क्रिया कहां होता है? कहां होता है बेटा निषेचन क्रिया? कोई बताएगा आप लोगों में? मानव में निषेचन क्रिया कहां होता है? नर जनन अंग में होता है कि मादा जनन अंग में होता है? कहां होता है? मादा जनन अंग। और मादा जनन अंग के किस भाग में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। समझ में आया? तो इनमें जो है एक चीज आप ध्यान रखना, जो अंडाणु होते हैं वह गतिशील नहीं होते। गतिशील कौन होता है? स्पर्म होता है। जो शुक्राणु होते हैं वह गतिशील होते हैं। अंडाणु निषेचित होने के लिए नहीं जाता है, निषेचित करने के लिए अंडाणु को कौन जाता है? स्पर्म जाता है। दिमाग में रख लेना, ठीक है ना? अगला पॉइंट लिखो। अब चूंकि निषेचन में पांचवा, मानव में यौना आरंभ के समय जनन अंगों का विकास होता है। पांचवा क्या है? जो मानव है, मानव में कह रहा है का विकास होता है। ध्यान दो, बताया जा रहा है जो पांचवा है, जो मानव है, क्योंकि जन्म के समय से ही जब हम मां के गर्भ में होते हैं तभी हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे जनन अंग का निर्माण हो जाता है। लेकिन जनन अंगों का निर्माण हो जाता है, चाहे वो नर जनन अंग हो या मादा जनन अंग हो, दोनों का निर्माण कहाँ हो जाता है? माँ के गर्भ में ही हो जाता है। लेकिन वह जो है उस समय विकसित नहीं होता है। उसका विकास कब होता है? यौना आरंभ। यौना आरंभ कहा जाता है जब युवा अवस्था क्या होती है? प्रारंभ होती है। जब युवा अवस्था क्या होती है? प्रारंभ होती है। उस समय जो है जो जनन अंग होते हैं वह जनन अंगों का विकास होता है। अगर हम किसका मान ले? नर में यानी पुरुष में मान ले या लड़के में मान ले, तो इनका यौना आरंभ कब से कब तक माना गया है? कब से कब तक माना गया है? 12 से 14 वर्ष। कितना माना गया है? 12 से 14 वर्ष की उम्र में इनमें क्या होता है? जनन अंगों का विकास होता है। यानी इस 12 से 14 वर्ष के बाद इनमें क्या हो जाता है? जनन अंग जो है यानी जनन करने योग्य इनका क्या हो जाता है? ये जनन अंग विकसित हो जाते हैं। यानी उस समय ये जनन योग बनते हैं, ठीक ना? और मादा में देखा जाए, लड़कियों में देखा जाए, तो लड़कियों में कब होता है बेटा? इनमें जो है 10 से लेकर 12 साल का उम्र माना गया है। कब से? 10 से लेकर 12 वर्ष
का जो उम्र होता है, इस उम्र में क्या होता है, इनमें जो है मादा में जनन अंगों का क्या होता है, विकास होता है। उस समय मादा जो है जनन योग्य हो जाती है। ठीक है ना, समझ में आया? तो पांचवा भी आपको समझ में आया। अब छठवां पॉइंट देख लो। तो छठवां पॉइंट होगा कि मानव में लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। देखो आपने पांचवा देख लिया कि मानव यौनारंभ का समय क्या है। अब हमको क्या देखना है, छठवां, मानव में लैंगिक जनन के समय घटनाएं क्या होती हैं। तो मानव में लैंगिक जनन के समय जो है निम्न घटनाएं होती हैं। यानी पहला क्या होता है, युग्मक जनन। युग्मक जनन का आशय क्या बेटा, यानी युग्मज किसे कहा जाता है, कोशिका को। और जानते हो कि जो मानव जनन है उसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। तो नर कोशिका कौन होता है, नर युग्मज कौन होता है, उसका स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है। तो ये अब इस शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो नर के अंदर जो है क्या पाया जाता है, एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है, यानी वृषण पाया जाता है। उसी वृषण के अंदर क्या होता है, स्पर्म का यानी नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, और यह निर्माण कब तक होता है पुरुष में, तो इसकी उम्र सीमा नहीं है। ये भी हो सकता है कि 60 साल तक भी बन सके, 80 यानी बुढ़ापे तक भी क्या हो सकता है, बन सकता है। उनमें उम्र का कोई बांध नहीं है विशेष तौर से। हाँ ये है कि जैसे जैसे उम्र क्या होता है, बढ़ता जाता है, धीरे धीरे इनकी संख्या में क्या आने लगती है, गिरावट आने लगती है। ठीक है ना। और जो मादा है, मादा में जो है युग्मज कौन से युग्मक का निर्माण होता है, तो अंडाशय का निर्माण किसमें होता है, यानी अंडाणु का होता है। किसका होता है, अंडाणु। और ये अंडाणु कहाँ बनते हैं, तो जो मादा है, मादा के किसमें, ओवरी में किसका निर्माण होता है, अंडाणु यानी ओवम, यानी ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। और इनका है एक उम्र, यानी इनकी एक उम्र सीमा क्या है, निश्चित है। यानी 40 से 50 वर्ष तक जो है मादा के शरीर में ओवम का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद से जैसे कुछ महिलाओं में 45 साल तक ही होता है, और जैसे 50 साल की उम्र होती है कि ओवम का बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी उसके बाद से वह माँ नहीं बन सकती। पुरुष कब तक बाप बन सकता है, बुढ़ापे में, लेकिन महिला कब तक बन सकती है, 40 से 50। ठीक है ना। अब दूसरा जो है कि ये हमने देख लिया कि युग्मक जनन कैसे होता है। अब दूसरा जो है वह है निषेचन। क्या है, निषेचन। अब इनमें जो है निषेचन क्रिया कैसे होता है, जनन यानी आप पढ़ ही रहे, छठवां जो है कि मानव लैंगिक जनन के समय घटना है। तो पहले युग्मज जनन होता है, यानी युग्मजों का निर्माण होता है। और जब युग्मज का निर्माण हो जाता है तब क्या होता है, जब दोनों मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन में समझते हैं क्या होता है बेटा, बी क्या होता है, निषेचन। क्या होता है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कब होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन क्रिया के लिए नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, जब मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक चीज आपको पहले ही बताया गया है कि कभी भी मादा युग्मक जो है, मादा युग्मक एक जगह क्या होता है, स्थिर होता है। वह कभी भी निषेचित होने के लिए नहीं जाता। उसे निषेचित करने के लिए किसको आना पड़ता है, किसको आना पड़ता है, नर युग्मक को आना पड़ता है, यानी स्पर्म को आना पड़ता है। नर युग्मक क्या है, स्पर्म है। तो देखो फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब नर मैथुन प्रक्रिया द्वारा, यानी नर मैथुन प्रक्रिया द्वारा। देखो जो पुरुष में यानी नर में क्या होता है, जो पेनिस होता है उसमें क्या होता है, मैथुन कहा जाता है स्पर्श। यानी जब उस पे किसी कारणवश क्या होती है, स्पर्श होती है, रगड़ होती है, तो उससे क्या निकलता है, नर युग्मक निकलता है। क्या निकलता है, नर युग्मक। ऐसे नहीं निकल जाता है, इसके लिए क्या होता है, मैथुन की आवश्यकता पड़ती है, यानी उस पे घर्षण की आवश्यकता पड़ती है। और वह क्या होता है, उससे क्या निकलता है, नर युग्मक निकलता है। और यह नर युग्मक जो होता है, यानी जो नर युग्मक कौन होता है, शुक्राणु होता है, वो वहां से हस्तांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है, किसके पास,
मादा के शरीर में, यानी मादा जो जनन अंग है वहां क्या किया जाता है, उस युग्मक को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो आप बताओ, जब वहां से हस्तांतरित होगा तो वो मादा युग्मक कहां पहुंचेगा, जो नर युग्मक के पास है। क्या होगा, नर युग्मक के पास पहुंचेगा। तो जब नर युग्मक के पास पहुंचेगा तो दोनों में आपस में क्या होगा, संलयन होगा, मिलन होगा। तो वह जब संलयन करेंगे तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। जब ये निषेचित हो जाते हैं तब कौन क्या बन जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया कि क्या है जो बी है, निषेचन क्या है। यानी कभी भी एक चीज ध्यान रखना, ये हमेशा कहीं नोट करके रख लेना कि निषेचन के लिए कौन जाता है, नर युग्मक जाता है। कौन जाता है, नर युग्मक जाता है। मादा युग्मक क्या होता है, अपने जगह पर स्थित होता है। अब तीसरा जो है गर्भधारण या भ्रूण पोद्भव, यानी भ्रूण का निर्माण कब होता है, उद्भव कब होता है, भ्रूण का उद्भव कब होता है। तो आप देखो यहां निषेचन हुआ, क्या हुआ, निषेचन। हम उसको ये ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की प्रयास करते हैं। जैसे ये आप जानते हो कि कभी भी निषेचन क्रिया कहाँ होता है, मादा के फिलिपियन ट्यूब में होता है। तो कैसे होता है बेटा, जैसे मान लिया गया ये कोई क्या है, नर जनन अंग का संरचना है। ठीक है, ये क्या है, हाँ मादा है, मादा की बात करते। ये क्या है, मादा। ये मादा जनन में यहाँ पे क्या होता है बेटा, अंडाणु का क्या हुआ, ये कुछ ऐसे अम्लिक नुमा संरचना होती है। ये थोड़ा सा ऐसे बना दो, ये फास्ट बना दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अंडाणु का निर्माण। तो अंडाणु का निर्माण हुआ। अंडाणु जो है ये इसका ओवरी होता है, आपको पता है ना। ये क्या होता है, ये ओवरी, ये कौन सा भाग है, ओवरी। और ये क्या है, ओवम है। ये क्या है, फिलिपियन ट्यूब। ठीक है ना, इधर भी। यानी मादा में एक जोड़ी क्या पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है। इसको अभी आगे जब मैं मादा जनन पढ़ाऊंगा उसमें विधिवत पढ़ाऊंगा, अभी इसको केवल समझाने के लिए, अभी पहले यहाँ से। अब जो है यहाँ से तो ये निकल के यहाँ फिलिपियन ट्यूब में तो आता है। मान लो आया, यहाँ पे ये ओवम आया और यहाँ पे आकर क्या हो गया, स्थिर हो गया। अब ये किसका वेट कर रहा है, शुक्राणु का। अब जो है जो नर युग्मक होते हैं, वह नर युग्मक में मैंने बताया कि नर युग्मक गतिशील, उनके अंदर गतिशीलता होती है क्योंकि उसमें माइक्रोकांडिया पाया जाता है। ये जब आपको जो है शुक्राणु की संरचना बताऊंगा उसमें पाया था, इसलिए वो क्या होते हैं, उसके अंदर ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न होती है, इसीलिए वो गतिशील होते हैं। अब इसमें आपको बताया गया था कि मनुष्य के शरीर, यानी जो नर होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनके शरीर से एक बार में 7 ml क्या होते हैं, नर युग्मक निकलते हैं, उसमें निकलते हैं। अब ये नर युग्मक सभी तो पहुंच नहीं पाते। ये क्या होते हैं, कुछ इधर जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, ऐसे नष्ट हो जाते हैं। जब ये यहाँ जाएंगे तो जाने के बाद से क्या करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे। एक जाके क्या करेगा, प्रवेश करेगा। जब प्रवेश किया तो ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी इसका निषेचन हो गया। अब निषेचन के बाद से ये क्या करेगा, वहां से सीधे जो है, यहां से ये क्या करेगा, निषेचन होने के बाद से ये सीधे जो है, आपको यहाँ बताया गया कि ये निषेचन होगा और निषेचन के बाद क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। अब ये सीधे जो है युग्मनज बन गया, ये यहाँ बना और यहाँ पर अब धीरे धीरे यहाँ पे बना, और बनने के बाद से क्या करेगा, ये जो है अपनी कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, और बढ़ाते बढ़ाते ये क्या होगा, जब बड़ा होगा तो इसके दीवार, यानी जो गर्भाशय की दीवार है, इस दीवार पर आकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये किससे चिपका,
दीवार से, और दीवार से चिपकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रोपण विधि कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे चिपका तो चिपकने के बाद से इसे एक आवरण क्या कर लेता है? आकर ढक लेता है, जिससे हम क्या कहते हैं? अपरा। अब ये अपरा क्या करता है? यहाँ पे आकर इसको क्या कर लेता है? ढक लेता है, और ढक कर इनको क्या करने लगता है? पोषण देने लगता है। क्या करने लगता है? पोषण देने लगता है। देख रहे हो, इसे प्लेजेंटा कहते हैं। इसी से इसको क्या मिलता रहता है? पोषण मिलता रहता है। और जैसे जैसे पोषण मिलता है वो धीरे 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 क्या करता है? अपना विकास करता जाता है। और विकास करने के बाद जब ये क्या हो जाता है? जब ये विकास हो जाता है तो इससे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण। और भ्रूण का जब निर्माण होता है, और जब वही भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं? गर्भधारण। यानी जब महिलाओं में पहले क्या होता है कि अंडा का निषेचन होता है, कुछ दिनों के बाद से जब ये भ्रूण का निर्माण होने लगता है, तो भ्रूण का निर्माण होने लगता है तो उसमें बहुत सारी लक्षण आती हैं, जैसे उनको उल्टियाँ आने लगती हैं, उनका जी मचलने लगता है। इस तरह की समस्याएं क्या होती हैं? उनको चक्कर आने लगता है, कहीं को घूमटा टाइप का आता है। तो ये समस्या होता है तो किसकी वजह से होता है? ये जब भ्रूण का निर्माण होता है, और वही क्या कहलाता है? गर्भधारण कहलाता है। ठीक है ना। और जब गर्भधारण हो जाएगा तब क्या होगा बेटा? गर्भधारण होने के बाद से क्या होगा? किसका गर्भधारण के बाद से आपको क्या होता है? गर्भधारण हो जाएगा तो ये बड़ा होकर, यानी भ्रूण बड़ा हो, ये भ्रूण वहीं पे क्या होने लगेगा? बड़ा होने लगेगा, अपने आकृति को क्या करने लगेगा? बढ़ाने लगेगा। बढ़ाते बढ़ाते जैसे जैसे इसकी संख्या क्या होगी? समय बढ़ती जाएगी, इसमें ये किसका रूप धारण कर लेगा? बेबी का। और जब 9 माह पूरा होगा तो बेबी क्या करेगा? पुनः जो है यहां से ये क्या होगा? बाहर आएगा, और बच्चे को जन्म लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? प्रसव। क्या कहलाएगा? प्रसव। और ये भी बताया गया कि महिलाओं को बच्चे के जन्म के समय जो पीड़ा होती है, जन्म से पहले जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को क्या कहते हैं? प्रसव पीड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया? तो ये इतना प्रक्रिया है। अब हम सीधे पढ़ते हैं, आ जाते हैं जो हमें पढ़ना है कि ये प्रक्रिया तो हमने देख लिया, इस तरह से प्रक्रिया होता है, लेकिन इस प्रक्रिया को कराने के लिए नर और मादा, यानी नर में नर जनन अंग पाए जाते हैं और मादा में मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं। नर में नर जनन तंत्र और मादा में मादा जनन तंत्र। अब हम स्टार्ट क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नर जनन तंत्र होता क्या है। तो आप बताओ, तंत्र का मतलब क्या होता है? अंग। तो जो नर होता है, नर में नर जनन क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। यानी कई अंग मिलकर क्या बनाते हैं? नर जनन अंग बनाते हैं। उसी प्रकार से मादा में भी क्या होते हैं? कई अंग मिलकर क्या बनाते हैं? मादा जनन तंत्र। लेकिन अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से पुरुष में जो है नर जनन तंत्र क्या होता है? बेषण होता है, टेस्टिव होता है। यानी एक जोड़ी जो टेस्टिव पाया जाता है वही उसका क्या है? मुख्य जनन तंत्र है। बाकी सब उसके क्या हैं? सहयोगी अंग। क्या है? सहयोगी अंग। उसी प्रकार से अगर मादा में देखा जाए तो मादा में क्या है? मुख्य जनन अंग क्या है? एक जोड़ी क्या पाया जाता है? ओवरी। और यही ओवरी किसका निर्माण करता है? ओवम का निर्माण करता है। अब बाकी जितने इसके साथ जो और अंग जो जुड़े हुए हैं वह क्या है? सहयोगी अंग है। तो हम इसको जो है सबसे पहले नर जनन तंत्र को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। पहले आपको इसको और चीजें बता दें। हमें क्या पढ़ना है? नर जनन तंत्र पढ़ना है। यानी हमने जनन क्रिया तो पढ़ लिया। अब जनन क्रिया में दो चीजें जो है भाग लेती हैं, नर और मादा। तो नर जनन तंत्र जो है, यानी नर जनन तंत्र क्या होता है? तो नर जनन तंत्र जो है, सबसे पहले समझो कि नर में जो है नर जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है? जो नर के श्रेणी भाग होता है। श्रोणी भाग समझते हो? उदर भाग समझते हो? यानी नर के उदर भाग में क्या पाया जाता है? नर जनन तंत्र पाया जाता है।
अब ये नर जनन तंत्र जो है 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक जोड़ी वृषण, यानी नर में क्या पाया जाता है? एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि और बाह्य जनेंद्रिय। इन चारों को मिलाकर क्या बना है? नर जनन तंत्र बना है। समझ में आया? ये बात आप लोग समझ में आ गई कि नर जनन तंत्र का निर्माण कैसे हुआ है? यानी ये बताया गया कि जो नर जनन तंत्र है, बताया गया वह जो नर होता है, नर के उदर गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा में पाया जाता है। और ये 4 चीजों से मिलकर बना है। 4 चीज में पहला बताया गया कि नर में क्या होता है? एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जोड़ी वृषण और एक जोड़ी सहायक नलिका पाई जाती है और सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं और एक बाह्य जनेंद्रिय है। इन सबको मिलाकर क्या बना है? नर जनन तंत्र बना है। क्या है बाह्य जनेंद्रिय? यानी ये बाह्य वाला भाग, बाकी तो सब आंतरिक हैं। ये आंतरिक हैं। सिर्फ बाहर से दिखाई देने वाला कौन सा है? तो ये है। पुरुष में क्या होता है? बाह्य दिखाई देने वाला वो होता है उसका, पुरुष में पेनिस होता है। क्या होता है? यानी इसको हिंदी में शीशन कहा जाता है। क्या कहता है? शीशन कहा जाता है। ठीक है। अब देखो पहली बात समझते हैं, शुरुआत करते हैं। हमें खास तौर से इन्हीं चारों के बारे में क्या करना है? अध्ययन करना है। एक जोड़ी वृषण कहाँ होता है? जैसे पुरुष में बताया गया कि एक जोड़ी ऐसी वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। और एक जोड़ी जो ये वृषण होता है वो क्या होता है? ये देख रहे हो? ये एक जोड़ी वृषण जो होता है ये वृषण कोश में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? इसके पीछे ऐसे एक क्या होता है? आवरण होता है और इसी आवरण के अंदर ये क्या होता है? ये वृषण स्थित होता है। बताया गया कि मानव में क्या पाया जाता है? एक जोड़ी वृषण पाया जाता है और मनुष्य का जो है जो वृषण है वही मुख्य क्या होता है? जनन अंग होता है, क्योंकि स्पर्म का निर्माण यही करता है। तो ये जो एक जोड़ी जो ये वृषण होता है इसको टेस्टी कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? ये क्या होता है? वृषण। बताया गया कि मनुष्य में एक जोड़ी क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। और ये शरीर से बाहर एक थैले नुमा संरचना में क्या होता है? स्थित होता है। बताया जा रहा है ये शरीर से बाहर, यानी मनुष्य यानी जो नर होता है, नर के शरीर से बाहर जो है एक थैली नुमा संरचना में ये स्थित होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों शरीर से बाहर होता है, शरीर के अंदर क्यों नहीं होता है? तो शरीर के बाहर होने के कारण क्या है कि स्पर्म का निर्माण जो है उसके लिए शरीर की टेम्परेचर से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर शरीर का जितना हमारा टेम्परेचर होता है उतना टेम्परेचर हो तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। शुक्राणु को निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शरीर के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस कम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसीलिए ये शरीर से क्या होता है? बाहर होता है। बात समझ में आई? तो बताया जा रहा है कि जो नर होते हैं, नर में क्या पाया जाता है? एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है, जिसे यानी वृषण पाया जाता है। और यह वृषण जो है नर का जो क्या है? मुख्य जनन अंग है, क्योंकि यही किसका निर्माण करता है? नर युग्मज का निर्माण करता है। और ये बताया गया ये शरीर से बाहर यानी उदर गुहा में शरीर से बाहर एक थैली नुमा संरचना में क्या होता है? लटका हुआ होता है। और इसको क्या कहते हैं? जो ये थैली नुमा संरचना है इसको क्या कहता है? इसको क्या बताया गया? क्या बताया गया? वृषण कोश। क्या बताया गया? वृषण कोश। ये क्या है? वृषण कोश है।
जिसको अंग्रेजी में लिखना होगा स्क्रोटम भी कहा जाता है। आप लिखना चाहो तो लिख लेना स्क्रोटम। अब आपको क्या बताया गया, ये कहाँ होता है, शरीर से बाहर होता है। शरीर से बाहर क्यों होता है बता ही दिया गया, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए क्या होती है, जो हमारे शरीर की टेम्परेचर होती है उससे कम टेम्परेचर की इससे क्या होती है, आवश्यकता होती है। और ये जो होता है, जो वृषण कोष होता है, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, जो हमारा स्किन होता है उसी से विशेष प्रकार की क्या होता है, कुछ जो है ऐसे आकृति का बना होता है जिसमें सिकुड़ने और फैलने की क्या होती है, क्षमता होती है। यानी जैसे जाड़े का दिन आता है, जैसे मान लो कि ज़्यादा ठंडी पड़ता है तो उस समय क्या होता है, टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो ये सिकुड़ के क्या करता है, शरीर से गर्मी लेने लगता है। किससे गर्मी लेने लगता है, शरीर से। और जब गर्मी आती है और बाहरी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है और हमारे शरीर की भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है तो उस समय ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्या हो जाता है, फैल जाता है, ताकि इसमें शुक्राणु का क्या हो सके, निर्माण हो सके। ठीक है ना, ज़्यादा टेम्परेचर पर इसका निर्माण नहीं होगा। और शरीर के टेम्परेचर से कितनी कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसे 3 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, ये याद कर लेना, कहीं नोट कर। अब एक चीज बताओ, ये शरीर से बाहर होता है, अगर ये बाहर कब होता है, तो जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं बेटा, और जब लगभग बच्चा 7 महीने का हो जाता है माँ के गर्भ में, उसी समय एक हार्मोन्स जो है, उस हार्मोन्स का नाम लिख लेना FSH। क्या नाम है, FSH। ये हार्मोन्स क्या करता है कि शरीर का जब सृजन होता है, निर्माण होता है, उसी समय इसको शरीर से क्या कर देता है, अलग कर देता है। कौन सा हार्मोन्स करता है, माँ के गर्भ में बच्चे का जब शरीर का सृजन होता है, जैसे नर का क्या हो रहा है, सृजन हो रहा है, लड़के का सृजन हो रहा है, तो उस समय एक हार्मोन्स काम करता है FSH। और ये क्या करता है कि बच्चे के शरीर में ये जो टेस्टिव है उसको क्या कर देता है, शरीर से बाहर। अगर मान लो किसी कारणवश, आप एक बार बताओ कि किसी कारणवश जो है, ये लगभग जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें भी देखा जाता है, सब में जो होता है, क्या होता है, जो वृषण होता है वो शरीर से क्या होता है, बाहर होता है, सिर्फ हाथी को छोड़ के। हाथी में वृषण कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। अब क्यों उसमें अंदर होता है, क्योंकि उसका जो शरीर का टेम्परेचर है वह अनुकूल है वृषण को निर्माण करने के, क्या है, यानी वृषण में स्पर्म को निर्माण करने का अनुकूल है। उसकी टेम्परेचर उतना है जितना से उसका क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। इसलिए हाथी में क्या होता है कि जो वृषण होते हैं वह शरीर के अंदर स्थित होते हैं। समझ में आ रहा है। तो एक चीज आपने ये समझ लिया कि वृषण क्यों बाहर होता है, और बताया गया कि ये क्यों बाहर होता है। मैं एक सवाल ये पूछ रहा था, अगर मान लो कि अगर ये जो FSH हार्मोन्स है, अगर बच्चे के शरीर का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर उसी समय क्या हुआ, ये हार्मोन्स काम नहीं किया और बच्चे का जो है वृषण का निर्माण शरीर के अंदर हो गया, तब क्या होगा, वो बच्चा जो है बाप बन सकता है, नहीं बनेगा। तो इससे क्या कहता है, बंधता कहा जाता है। क्या कहता है, जैसे कोई बच्चा इस तरह का जन्म लेता है जिसका वृषण क्या है, शरीर के अंदर है, तो उसे हम क्या करते हैं, बंधता कहते हैं। क्या कहते हैं, बंधता कहते हैं। और देखो इसे, यानी इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो, बंधता कहते हैं। अब एक चीज बताओ, ये भी तो हो सकता है क्या, जो पुरुष हैं, पुरुष के जो वृषण कोष होता है जिसके अंदर एक जोड़ी टेस्टिव होता है, क्या उसमें कैंसर हो सकता है? तो हाँ, कैंसर उसको हो सकता है। तो कैंसर, शरीर के जिस भाग में कैंसर होता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, काट के निकाला जाता है ना। तो पुरुष में भी इसको काट के निकाला जा सकता है।
ये जैसे काट के निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, वो बाप बनने की क्षमता तो नहीं रखेगा, लेकिन उसकी जान क्या हो सकती है, बच सकती है। तो अगर ऐसा होता है और उसके शरीर से उसे ऑपरेशन करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, कहीं नोट कर लेना। अगर मान लो किसी को ऑपरेशन द्वारा जो है उसका वृषण कोश ही निकाल दिया गया तो उसे क्या कहा जाता है, आर्किडेक्टोमी कहा जाता है। ये पिछले बार एक बार ये कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अब कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि एक बार बताओ कि आर्किडेक्टोमी शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाता है, लिवर को निकाला जाता है, किडनी को निकाला जाता है, ओवरी को निकाला जाता है कि वृषण को निकाला जाता है, तो क्या आंसर लिखोगे, वृषण को निकाला जाता है। अब हम आते हैं, हमने तो पढ़ लिया कि ये थैलीनुमा संरचना में होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं, प्रत्येक वृषण में जो है 250 कक्ष पाए जाते हैं। जितने भी वृषण होते हैं उनमें कितनी छोटी छोटी कक्षाएं पाई जाती हैं, कोष्ठक कितने पाए जाते हैं, 200 पाए जाते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। और इनकी आकृति कैसे होती है, कुंडलीकार होती है। कैसी आकृति होती है, कुंडलीकार होती है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक वृषण में कितनी कक्षाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी 250 कक्षाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहा जाता है। और इनका आकृति कैसा होता है, कुंडलीकार होता है। और जितने भी वृषण पालिका होती है बेटा, उसके 1 से 3 कुंडली में शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक है ना। अब शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, क्या बताया गया कि वृषण के अंदर एक कुंडलीनुमा संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, वृषण पालिका। और उसमें 1 से 3 जो वृषण पालिकाएं होती हैं, संख्याएं जो होती हैं, उसमें किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कहते हैं जो वृषण होती है उसकी लंबाई जो होती है वह लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई जो होती है ये क्या होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल इसको फिगर के अगले जो है टर्न में जो है जो नर जनन तंत्र है उसकी संरचना के साथ पढ़ा जाएगा। क्योंकि पिछले बार जो है कि नर जनन तंत्र को सचित्र वर्णन करने के लिए आया था, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें बस नर जनन तंत्र को हमको क्या कर देना है, संरचना बता देना है, उसमें कैसे प्रक्रियाएं संपन्न होती है उसको मैं बता दूंगा, तो नर जनन तंत्र क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा मादा जनन तंत्र जो है वह लंबा चलेगा, उसमें क्या करना है, ज़्यादा अध्ययन करना है। ठीक है, तो इसको यही कर लेते हैं।